स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको अपूर्ण अपराधों में दूसरा अपराध आपराधिक षड्यंत्र और तीसरा अपराध आपराधिक प्रयत्न के बारे में बताऊंगा। कल मैंने दुष्प्रेरण के बारे में आपसे विस्तृत रूप से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में बताया था। देखियो, आपराधिक षड्यंत्र जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 1913 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है दो चैप्टर नंबर 5A, जिसमें दो धाराएं, धारा 120A और धारा 120(2) जोड़ी गई थी। इसका कारण था जोड़ने का, क्योंकि सेक्शन 107 के खंड 2 में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र करते हैं तो वहाँ पर आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 107 के अंतर्गत तभी दोषी माने जा सकते थे जबकि उनमें से किसी एक द्वारा वह कार्य जिसका उन्होंने षड्यंत्र किया था उसके अनुसरण में कार्य किया गया हो। तो यहाँ क्योंकि अंग्रेजों ने अपने हिसाब के लिए शासन करने के लिए दंड संहिता में उपबंध किए गए थे, तो जो क्रांतिकारी थे वे आपस में आपराधिक षड्यंत्र तो गठित करते थे, यानी कि एक अपराध करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में सहमत तो होते थे, लेकिन सहमति के अनुसरण में कोई कार्य नहीं करते थे। तो वहाँ पर अपराध सेक्शन 107 के खंड 2 के अंतर्गत सर्जित नहीं होता था, इसीलिए उनको जो है यहाँ पर दंडित नहीं किया जाता था। जब उनको दंडित नहीं किया जाता था तो इस प्रकार अंग्रेजों का जो मिशन था अपनी साम्राज्यवादी जो विस्तारवादी नीति थी उसको स्थापित करने का और यहाँ के जो जन भावना है उसको दबाने का, वो पूर्ण नहीं हो पाता था। तो उन्होंने सन 1913 में चैप्टर 5 के बाद 5A एक जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत दो धाराएं जो है बना दी गई, सेक्शन 120A और 120B। 120A में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, 2 and more पर्सन, कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन उसको अवैध साधनों द्वारा संपादित करने के लिए वे सहमत होते हैं। बस केवल सहमति ही यहाँ अपराध का आवश्यक तत्व बना दिया गया, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने के लिए उन्होंने मीटिंग ऑफ माइंड यानी कि अपनी सहमति कर ली और उसके अनुसरण में भले कार्य किया गया हो या नहीं किया गया है तो 107 के खंड 2 के अंतर्गत आ जाएगा। अगर किया नहीं गया तो उसको जो है सेक्शन 120A के अंतर्गत जो है परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा और सेक्शन 120 के अंतर्गत उसको दंडित कर देंगे। ये लेजिस्लेचर की, उस समय के लेजिस्लेचर की मंशा थी, जो आज तक जो है एज इट इज चला रहा और आगे भी जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें भी इसका एज इट इज प्रावधान कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान प्रपोज्ड बिल है उसमें जो है सेक्शन 61 बना दी गई, धारा 61 बना दी गई, जिसमें कि वहीं पर इसको आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित कर दिया गया। सब क्लास 1 में और सब क्लास 2 में उसका पनिशमेंट दे दिया गया, जो कि तुम यानी कि 120A और 120B को धारा 61 में एक ही जगह रख दिया गया। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर आपराधिक षड्यंत्र के लिए यानी कि दो या अधिक व्यक्तियों ने जो अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधन द्वारा संपादित करने के लिए केवल मीटिंग ऑफ माइंड यानी कि अवैध रूप से उन्होंने एक आपराधिक गठबंधन कर लिया, तो सेक्शन 120B के अंतर्गत ये इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र का नाम अपराध सर्जित कर दिया और 120B के अंतर्गत वे दंड के भागी होगी। यही बात जो है यहाँ बताई गई। कुछ यहाँ पर 120A के अंतर्गत केस लाज हैं जिनमें कि सेक्शन 120A
का इंटरप्रिटेशन सही रूप से किया गया है। पहला केस है पुलन बिहारी बनाम एम्परर का मामला। इसमें जो है यहाँ प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कोई किसी अपराध को करने के लिए मस्तिष्क का मिलन हो जाता है और उसके अनुसरण में केवल मिलन आवश्यक है, काम करना आवश्यक नहीं है, केवल मिलन हो जाता है, तो आपराधिक षड्यंत्र का अपराध सर्जित हो जाता है। इसी प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु राज्य वर्सी नल्ली जो राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है, उसमें भी इसी प्रकार से कहा गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अवैध रूप से जो आपराधिक षड्यंत्र है, यानी कि उन्होंने मीटिंग ऑफ माइंड कर ली, यानी कि मस्तिष्क होगा, उनका मिलन हुआ, किसके लिए, कोई आपराधिक कार्य करने के लिए उन्होंने अपने मस्तिष्क को मिलन किया, यानी कि अपराध का गठबंधन उन्होंने कर लिया। इसी प्रकार से के हासिम वर्षित तमिलनाडु राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक षड्यंत्र का जो सार है, यानी क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी का जो बेस है, वो केवल अवैध गठबंधन है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए जो अवैध है और अवैध साधनों द्वारा करने के लिए संपादित हो जाते हैं, तो वह अवैध गठबंधन ही इसका सार है, यानी कि अवैध गठबंधन आपराधिक षड्यंत्र का एक सार बन जाता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने कोई ऐसा कार्य जो अवैध है या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने के लिए अपने आप में सहमति कर ली, और वहां पर ये जो है पूर्ण रूप से साबित हो चुका है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित थे, यानी कि सहमति व्यक्त की थी, लेकिन वे जो है उनमें से केवल एक व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया गया और वही कानून की पकड़ में आया, और व्यक्ति जो है कभी पकड़ में नहीं आए। तो वहां केवल एक व्यक्ति को भी आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि सभी का सभी, बस ये जरूरी है कि वहां पर उस आपराधिक षड्यंत्र में को गठित करने में वे सक्रिय रूप से भागीदार थे, बस ये महत्वपूर्ण है। भले पकड़े गया एक हो तो एक को ही दोषी की जा सकती है, और व्यक्ति जो कानून की पकड़ में नहीं आए। ठीक है, ये जो है अपने पूर्व मामले, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व मामले तपन दास के निर्णय को ओवररूल करते हुए बिमदर प्रधान वसी उड़ीसा राज्य के मामले में AIR 1956 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सेक्शन 120B के अंतर्गत सेक्शन 120A के अंतर्गत सर्जित अपराध का दंड दिया गया है। इसमें मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय आपराधिक षड्यंत्र के लिए यहाँ अगर अव्यक्त भारतीय दंड संहिता में अव्यक्त रूप से कोई उपबंध नहीं दिया गया है, तो वह उसी प्रकार से दंडित होगा जैसे कि उसने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। जैसे कि 302 का कोई आदमी दुष्प्रेरण करता है, अबेटमेंट करता है, तो यहाँ पर भी उसके अंतर्गत क्योंकि हत्या का आपराधिक षड्यंत्र के लिए कोई दंड उपबंध नहीं है, तो 302/120B इस प्रकार से सर्जित हो जाती है। अगर यहाँ पर 2 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय अपराध का करने की सहमति आपस में हुई है, तो वहां पर अधिकतम सजा 6 माह है, क्योंकि जो 6 माह है वहां पर जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 में 196 में ये प्रावधान भी किया गया है कि वहां जो है राज्य सरकार की या कलेक्टर की सहमति लेके ही वे अपराध उसके लिए परिवाद किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। जो 2 वर्ष से कम के अपराध होते हैं उन मामलों में, जो 2 वर्ष से कम है तो उनमें FIR भी लॉन्च हो सके, सब चीज़ लॉन्च हो सके, उनमें जो राज्य सरकार की कलेक्टर की सहमति क्योंकि आवश्यकता नहीं होती। लेकिन 2 वर्ष से कम के अपराधों में 196 के अंतर्गत कहा गया है मैजिस्ट्रेट तब तक संज्ञान लेगा जब तक कि राज्य सरकार या कलेक्टर की सहमति वहाँ पर मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत न कर दी जाएगी। अब आता है तीसरा अपूर्ण अपराध है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अंतर्गत है, और भारतीय न्याय संहिता 2023 के जो प्रपोज्ड बिल है उसमें धारा 62 के अंतर्गत दिया गया, यानी कि 511 से उठा के यहाँ सेक्शन 62 में रख दिया गया। सेक्शन 62 में आपराधिक प्रयत्न है। देखो, प्रयत्न मैंने
अपनी पहली वीडियो में अपराध के तत्व बताए थे, स्टेज ऑफ क्राइम बताई थी, जिसमें कि प्रयत्न तीसरे नंबर पर आता है। पहले हास्य आता है, फिर तैयारी आता है, उसके बाद प्रयत्न आता है और चौथी अवस्था है अपराध की पूर्णता। तो प्रयत्न भी भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध है और उसमें दंडनीय प्रावधान किए गए हैं। लेकिन कहीं अगर छूट गया है या जानबूझकर छोड़ा गया है तो उसके लिए सेक्शन 511 के अंतर्गत उस आपराधिक प्रयत्न के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, उसको दंडित किया जा सकता है इस अपराधों के लिए, जो कि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है या ऐसे अपराध जो कारावास से दंडनीय हैं, अगर उन अपराधों का प्रयत्न किया गया है जो भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में प्रयत्न नहीं है। जैसे कि भाई अगर अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 307 के अंतर्गत है, तो वो 511 के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे कि लूट का प्रयत्न है, लूट का प्रयत्न के जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो वहीं पर होगा। जैसा चोरी का प्रयत्न है, चोरी के प्रयत्न के लिए कोई धारा नहीं है तो वो 511 के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से छल के प्रयत्न का कोई उपबंध जो है डायरेक्ट सेक्शन में नहीं दिया गया है, तो जहां नहीं दिया गया वो सेक्शन 511 के अंतर्गत है। वर्तमान में जो प्रपोज्ड बिल है उसमें धारा 62 के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय कोई अपराध करता है तो उस उपबंधित अपराध का आधा दंड आजीवन कारावास का या जो और कारावास हैं 3 वर्ष है, 7 वर्ष है, 10 वर्ष है, 14 वर्ष है, उसका आधा जो है इस प्रकार से इस 511 के अंदर मिलेगा। देखो 511 में 2 दृष्टांत दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत हैं और सेक्शन 511 को इस प्रकार से पूर्ण रूप से क्लियर करते हैं। एक व्यक्ति संदूक चोरी करता है और उसमें से आभूषण चुराने के आशय से उसका ताला तोड़ता है, लेकिन जब देखता है खोल के उसके कि उसमें आभूषण नहीं है तो वहां पर जो है उसने आपराधिक प्रयत्न किया, क्योंकि उसकी इंटेंशन तो चोरी करने की थी, तो वहां वह चोरी के प्रयत्न का दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार से कह बैग की जेब में हाथ डालता है उसका पर्स चुराने के लिए, लेकिन जब उसकी जेब में हाथ डालता है तो वहां पर्स था ही नहीं, तो उसने जो है यहाँ चोरी करने का उसका आशय तो था, इसीलिए जो है वह चोरी के प्रयत्न का दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार से बहुत से इसमें दृष्टांत हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार से प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ए आर्सेनिक समझकर बी को चीनी खिला देता है और वहां पर क्योंकि चीनी आर्सेनिक उसको समझा था आर्सेनिक, लेकिन थी वो वास्तविक रूप में चीनी, उसको खिला देता है और वहां पर वह असरकारक साबित होती है क्योंकि इससे मीठे से चीनी से तो मृत्यु होनी, तो वहां ये आपराधिक प्रयत्न नहीं माना गया, क्योंकि जो चीज वो दे रहा था वास्तव में उसकी भूल थी, वो चीनी ही दे रहा था, तो यहाँ आपराधिक प्रयत्न नहीं है। एक स्त्री को गर्भवती समझते हुए उसको जो है गर्भपात करने की दवाई खिलाता है, लेकिन वह जो है गर्भपात नहीं थी, तो उसने भी यानी कि अभियुक्त ने यहाँ पर आपराधिक प्रयत्न किया है। एक व्यक्ति बी के घर रात में चोरी करने के लिए आता है और वहाँ देखता है कि उसकी दरिद्र अवस्था को देखकर वहाँ पर अपनी जेब से 100 का नोट निकालता है, उसके यहाँ रखाता है। भले ही उसने जो 100 रुपये रखे, लेकिन उसकी नीयत क्या थी? चोरी करने की थी। उसकी इंटेंशन क्या थी? चोरी करने की थी। उसने आपराधिक अत्याचार भी किया क्योंकि घर में ट्रेसपास किया, और उसने जो है इस प्रकार से वहाँ पर चोरी का प्रयत्न किया है। वो 380 और 511 के अंदर दंडित किया जाएगा। भले ही उसकी इंटेंशन बाद में बदल चुकी थी 100 रुपये का नोट, लेकिन जब वह कार्य करने के लिए गया उस समय उसका बेईमानी था। इसी प्रकार से अगर अभियुक्त ए बी को मार डालने के आशय से उसके शयन कक्ष में प्रवेश करता है, जहाँ की बी जो है रोज सोता है। वह ए जो है उस बिस्तर पर अंधेर में
चाकू से बारंबार वार करता है और ये समझता है कि बी की मृत्यु हो चुकी है। वास्तविकता ये है कि बी जो है बेड अपने कक्ष में था ही नहीं, शयन कक्ष में था ही नहीं, अपने बेड पे था ही नहीं, इसीलिए ए ने यहाँ पर आपराधिक प्रयत्न किया है जो 511 के अंदर दंडित होने होगा। इसी प्रकार से ए बी को मारने के आशय से एक गाड़ी में बी को समझकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन वास्तव में बी गाड़ी में है ही नहीं। तो वहां पर उसने ए ने तो अपना इंटेंशनली पूरा कार्य किया, तो यहां भी प्रयत्न माने जाएगा। ए का कोट उसके कमरे में टंगा हुआ है खूंटी पर और ए समझता है कि वह बी है और उस पर जो गोली चलाता है, लेकिन वास्तव में वह बी न होकर उसका कोट था, तो यहाँ भी ये प्रयत्न का दोषी माना जाएगा। तो इस प्रकार के जो हैं मामले वे प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जो अंग्रेजीवाद भी हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड केस भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं कि बताइए ये केस किससे संबंधित हैं। तो एक ऐसे आर वर्सेस ऑसबॉर्न, आर वर्सेस स्पेंसर, आर वर्सेस दयाल बोरी, अभेनंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, याकूब बनाम महाराष्ट्र राज्य, सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ये महत्वपूर्ण केस है। ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य, जिसमें कि यहाँ पर अंतर किया गया था सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और 511 में क्या भिन्नता है उसके बारे में बताया गया था। अगर कोई व्यक्ति किसी को मार डालने के आशय से उस पर गोली चलाता है इंटेंशनली, पूर्णतः उसकी जो क्या नाम सेक्शन 300 के अकॉर्डिंग के जो 4 आवश्यक तत्व हैं उनमें उसका अपराध बनता है और वह व्यक्ति जो है बच जाता है, तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य में कहा कि ये 511 के अंतर्गत नहीं आएगा, ये सेक्शन 307 के अंतर्गत ही होगा। इसी प्रकार से कल को नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। धन्यवाद।